Assalamu alaikum, my dear students. I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss our topic that is Hooke's law. Hooke's एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक. कंप्लीट नाम रॉबर्ट हुक हो गया. रॉबर्ट हुक वाज एन इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर एंड आर्किटेक्ट. तो उसने जो है ये जो है प्रिंसिपल बनाया था, ये कानून बनाया था इलास्टिक बॉडीज़ के अंदर. जो इलास्टिक बॉडीज़ के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनको हम पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट एक लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक बॉडी जो है उसकी इलास्टिसिटी का हम जो जांच पड़ताल कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी को, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर. तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर जो है हम उसकी इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हैं. तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो है जो प्रॉपर्टी पाई जाती है इलास्टिक बॉडीज की, इन प्रॉपर्टी से जो है रॉबर्ट हुक ने एक लॉ बनाया जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ. ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसके अंदर जो है रॉबर्ट हुक ने ये कहा कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेस जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे उस बॉडी के अंदर उतनी ज्यादा जो है डिफॉर्मेशन पैदा होती जाएगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेन पैदा होती जाएगी. यानी इलास्टिक स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो इलास्टिक बॉडी के अंदर जो है क्या होगा कि उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. तो यहाँ से साबित हुआ इस जो है डिस्कशन से रॉबर्ट हुक ने ये कानून बना लिया कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हमेशा जो स्ट्रेस होगी या स्ट्रेन जो होगी, जो स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट. तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाली जो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन जो है उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसको हम मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूं लिखेंगे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने क्या किया है, इक्वालिटी की तब्दील कर दिया है. जब हम इक्वालिटी चेंज करते हैं तो साथ कांस्टेंट आ जाया करता है. तो अगर हम दूसरे लफ्जों में जो है चूंकि कांस्टेंट स्ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्ट्रेन को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, अकेला कांस्टेंट बच जाएगा. कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हमारे पास ये बन जाएगी, और ये हमारे पास आ गई है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रॉबर्ट हुक्स लॉ. तो रॉबर्ट हुक्स लॉ के मुताबिक जो है हम जो है ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं. याद रखिए प्यारे बच्चों कि रॉबर्ट हुक्स लॉ जो है ये मैटर के तीनों स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है. सॉलिड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लिक्विड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और इसके अलावा गैसेस के अंदर भी एप्लीकेबल है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर. इसी टॉपिक को, इसी एक्सप्लेनेशन को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं. अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो हम इसकी एक्सटेंशन को जो है अगर या बिगाड़ की बात कर लें, यानी डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन जो पैदा होती है, वो स्ट्रेन अगर हम बात करते हैं लेंथ के लिहाज से, क्योंकि मैं पिछले टॉपिक के अंदर आपको ये डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि जो डिफॉर्मेशन पैदा होती है वो तीन किस्म की पैदा होती है. वो लेंथ के लिहाज से भी पैदा होती है, वो जो है वॉल्यूम के लिहाज से भी पैदा होती है, वो शेप के लिहाज से भी पैदा होती है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ की. तो लेंथ के लिहाज से अगर हम जो है कंपेयर करते हैं, हुक्स लॉ को ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपके पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपके सामने इस तरीके से बनेगी कि इलास्टिक लिमिट यहाँ पर आपके पास आ गई है, और इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस के अराउंड शो किया है और फोर्स को जो है मैंने वाई एक्सिस के अराउंड शो कर दिया है. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ हासिल हुआ है ये एक स्लोप की सूरत में हासिल हुआ है. और याद रखो बच्चों कि स्लोप की सूरत में जब आपके पास ग्राफ हासिल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्राफ जिन वेरिएबल्स के दरमियान बनाया गया है वो वेरिएबल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मींस स्ट्रेन है, और फोर्स मींस स्ट्रेस है. फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई की जा रही है, तो इसलिए हम फोर्स को हम स्ट्रेस कह सकते हैं.
तो स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कब तक, जब तक इलास्टिक लिमिट रहेगी, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, यानी यहां तक आपका जो इलास्टिक लिमिट से पहले पहले जो है आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करते हैं, मतलब फोर्स आप अप्लाई करते जाते हैं, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाती है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद फिर आप देखते हैं कि ग्राफ यहां पर आपके पास वेरिएबल फॉर्म में आ गया है। तो ग्राफ जब आपके पास वेरिएबल फॉर्म में आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रही, और जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो हम उसको हुक्स लॉ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साबित हो गया कि ये जो एरिया होगा आपके पास इलास्टिक लिमिट के बाद वाला जो एरिया होगा उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स या वो स्ट्रेस जो है यूनिट एरिया को, सॉरी इलास्टिक लिमिट को जब क्रॉस कर जाती है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाने के बाद आप देखते हैं कि फिर जब हम उस अप्लाइड फोर्स को रिमूव भी कर दें, स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें, स्ट्रेस को सीज कर दें, तो भी वो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है परमानेंट डिफॉर्म हो गया है। वो बॉडी जब परमानेंट डिफॉर्म हो गया है तो परमानेंट डिफॉर्म जिस रीजन के अंदर होगा, जिस पॉइंट पर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। और ब्रेकिंग पॉइंट के साथ ही हमारा ये ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस की तरफ। यंग्स मॉडुलस बहुत जबरदस्त किस्म का आसान तरीन टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यंग भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने जो है ये रिलेशनशिप जो है ये डिस्कशन हमारे सामने जो है पेश की मैथमेटिकल फॉर्म में और थ्योरेटिकल फॉर्म में, और फिर इसको हमने नाम दिया यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस क्या चीज है? यंग्स मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ कन्फाइन हो रहा है लेंथ के लिहाज से, कि जब हम ये इसको सबसे पहले बात डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास यूं रहेगी कि स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है या जो कंपैरिजन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और यहाँ पर जैसा कि लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन हमारे पास तीन किस्म का होता है, क्योंकि बिगाड़ हमारे पास जो है लेंथ के लिहाज के अंदर भी आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर भी आ रहा है और शेप के अंदर भी आ रहा है। तो इस लिहाज से स्ट्रेन हमारे पास तीन किस्म की बनती है। इसी लिहाज से, इसी तरीके से, इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो यंग्स मॉडुलस अगर एक्सप्लेन कर रहा है लेंथ के डिफॉर्मेशन को स्ट्रेस के लिहाज से, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर आगे मॉडुलस दूसरे दो मॉडुलस और भी बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, जो कि आप लोग हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास आपके सेकेंडरी लेवल पे सिर्फ और सिर्फ यंग्स मॉडुलस गिवन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे दो मॉडुलस क्या है। शेप के लिहाज से जो मॉडुलस बनता है उसको हम कहते हैं शियर मॉडुलस, और जो वॉल्यूम के लिहाज से मॉडुलस बनता है उसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट अब हम यंग्स मॉडुलस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास एक बार है, कोई भी बार ले लीजिए, कोई भी सुराख ले लीजिए जिसकी लेंथ हमारे पास है एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है। हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में उसकी लेंथ में इंक्रीज कर जाती है। लेंथ इंक्रीज करने के नतीजे में हमारे पास जो न्यू लेंथ बढ़ती है वो है ये ओनली एल। एल हमारे पास बढ़ती है, एल में से ओरिजिनल एल को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज इन लेंथ हासिल हो जाता है। और चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है जो है जो नहीं हमारे पास लेंथ आई है यानी चेंज इन लेंथ आई है, उसके जब हम कंपैरिजन करेंगे आगे ओरिजिनल लेंथ के साथ तो ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब स्ट्रेस भी हमारे पास आ चुकी है, टेंसाइल स्ट्रेन भी आ चुकी है। तो डेफिनेशन के मुताबिक, यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी, ये कंपैरिजन बन जाएगा। और यंग्स मॉडुलस को हम हमेशा कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। फार्मूला पुट करेंगे स्ट्रेस का भी और टेंसाइल स्ट्रेन का भी, और नीचे वाले फार्मूले को डिनोमिनेटर चूंकि ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की मैथमेटिकल फॉर्म ये हासिल होती है, यानी y f over a कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय l नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा n। डेल्टा हमेशा याद रखिए चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ ही जो है नेक्स्ट आखिरी जो बात रहेगी यंग्स मॉडुलस के अंदर वो है कि इसका ऐसे यूनिट हम देख रहे हैं कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, जबकि स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से जो है ऐसे यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस हमारे पास बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर, स्ट्रेस
और यंग्स मॉडुलस, इन तीनों का जो है हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो सेम होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये थोड़ा टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप मेरे साथ जो है सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हुए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।